11 यूपीपीएससी मेंस 2023 के पेपर यहां पे प्रारंभ हो चुके हैं और आप सभी ने यहां पर अभी तक अगर नहीं देखा है तो हम यहां पर यूपीपीएससी मेंस के 2023 के सभी पेपरों का यहां पर एनालिसिस करने वाले हैं। और इस कड़ी में आज हमारा जो पहला पेपर हमने यहां पे लिया है वो है निबंध का पेपर। निबंध का पेपर देखा जाए तो आपको इसके संदर्भ में जो सिलेबस है उसका पहले एक एनालिसिस देख लेते हैं, कितना क्या पूछा जाता है, और उसके बाद आज यहां पर देखा जाए जो पेपर कल हुआ है निबंध के पेपर में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए, उनका पैटर्न क्या है, किन चीजों से रिलेट करते हैं और क्या इजी था या टफ यहां पर पूछा गया है निबंध का पेपर, वो भी देख लेते हैं। कितना समसामयिक विषय से इंटरलेट करता है उसके साथ भी इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर आपका जो सामान्य यहां पे जो निबंध का आपका पेपर है, निबंध का पेपर का जब सिलेबस आप देखते हैं तो यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है कि इसके 3 खंड होंगे। ठीक है, 3 खंड में हर एक खंड से आपको एक एक विषय पे लिखना होता है और 700 शब्दों पर देखा जाए तो एक निबंध आपको लिखना है और हर शब्द के लिए यहां पर आपको 50-50 अंक यहां पर प्राप्त होते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो 150 अंकों का यहां पर आपको देखा जाए निबंध का पेपर होता है। विषय क्या थे 3 खंड में? पहला खंड यहां पर देखा जाए तो आपको साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र हैं। दूसरा खंड यहां पर देखा जाए तो आपको विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं उद्योग व व्यापार हैं। और तीसरा खंड यहां पर देखा जाए तो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बाढ़, सूखा और राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं। ठीक है, 9 टॉपिक हैं। अब आते हैं जो कि पेपर आपसे क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में जो पूछा गया पेपर है। सबसे पहले ये देखिए, ये है खंड 1। ठीक है, यहां पे वही चीज लिखी हुई है, 700 शब्द, 50 अंक यहां पर मिलेंगे और साथ ही साथ आपको 150 अंकों का पेपर है। 3 घंटे यहां पे समय दिया गया था। 2023 यहां पे ये निबंध का आपका पेपर आपके सामने है। पहला खंड देखिए, पहले खंड में 3 चीजें पूछी गई। पहला कि चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका क्या होती है, अर्थात कि आपके पहले खंड में साहित्य एवं संस्कृति से रिलेट करके क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया है। देखा जाए तो साहित्य का क्या योगदान है एक चरित्र के निर्माण में, इसको लेकर के आपको यहां पर लिखना था और लिखना है भाई 700 शब्दों में। तो आप काफी डिटेल से चीजों को लिख सकते हैं, कुछ पुस्तक और कथानक की चीजों को लिख सकते हैं, कुछ कहानियों को लेकर के, कुछ कोट को लेकर प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कई सारे व्यक्ति तो यहां पर होता है ना कि आपको बोलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए क्योंकि किताबें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। हम आज भी देखा जाए जो नॉलेज हमें मिलती है वो किताबों से मिलती है और किस तरीके से इन किताबों का एक व्यक्ति के जीवन के निर्माण में, उसके व्यक्तित्व के निर्माण, उसकी सफलता असफलता में उसका क्या योगदान है, यहां पर उसके संदर्भ में लिखना था। तो साहित्य की इस भूमिका का यहां पर आपको वर्णन करना था। इसके बाद देखा जाए दूसरा है महानगरों में वृद्धों की समस्या। देखिए ओल्ड एज होम की जो समस्या है, बड़े शहरों में एक बड़ी समस्या जो देखने को मिल रही है कि आज एकल फैमिली का चलन बढ़ गया है और एकल फैमिली के चलन के कारण यहां पर देखा जाए तो वृद्धों को आपको अपने ही जो बच्चे हैं वो उनको घर से बाहर कर देते हैं, जिसके कारण बड़े शहरों में ओल्ड एज होम की यहां पर एक बड़ी डिमांड हुई है। और भारत की जो संस्कृति रही है, जो पुरातन काल में देखा जाए तो एक संयुक्त परिवार की जो प्रणाली है वो महानगरों और तेजी से विकास की चकाचौंध में देखा जाए बढ़ती हुई यहां पे जिम्मेदारियां कह सकते हैं, अन्य यहां पे जो समस्याएं हैं उसने यहां पर दूरियां काफी ला दी हैं। तो एक इस स्थिति को भारतीय जो समाज है, ठीक है, भारतीय समाज एक सामाजिक जो क्षेत्र है उस पर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है और इसमें आपको इस समस्या को यहां पर अंगीकृत करना है। घटना क्या है उसके एग्जाम्पल आप दे सकते हो, किन किन शहरों में क्या क्या आंकड़े हैं वो यहां पर आप बता सकते हो, समस्याएं क्यों बढ़ी हैं वो इसमें बता सकते हो, किस तरीके के समाधान इसको लेकर के हो सकते हैं, सरकार क्या क्या उपाय कर रही है, तो वो सारा डेटा आप यहां पर इसको लिख सकते थे। तीसरा यहां पर देखिए भारत के लिए G20 के निहितार्थ, देखिए करंट का मुद्दा है, ये सीधा सीधा करंट का मुद्दा है। हाल ही में भारत के लिए G20 हुए और आई थिंक अगर इन 3 में से सबसे इजी गोइंग कोई यहां पे हो सकते थे तो आपके लिए यहां पे दूसरा और तीसरा जो है काफी लिखा जा सकता था। इसमें भी सबसे ज्यादा हाईलाइटेड था G20 अभी हाल फिलहाल में। तो G20 काफी आप कुछ कंटेंट आपके पास था, याद रहा होगा, चित्रात्मक शैली, बाकी सारी चीजें, तो वो यहां पर आप इसमें लिख सकते थे। G20 को लेकर के इसके समूह क्या है, भारत के द्वारा इसके आयोजन की महत्ता क्या है, भारत ने इसके माध्यम से हासिल क्या क्या किया है और भारत इसके माध्यम से भविष्य में किस तरीके से यहां पर एक वैश्विक लीडर के तौर पे क्या है, ग्लोबल साउथ का मुद्दा क्या था, जो भी यहां पे घटनाक्रम G25 के अंतर्गत हुई थी उसका भारत के संदर्भ निहितार्थ, उसके भारत की कूटनीति, उसके फायदे, यहां पर इन सारे प्रोस्पेक्टिव को आप यहां पर लिख सकते थे। और आई थिंक यहां पे
सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और यहां पर मल्टी डायमेंशनल वे में आप G20 को लिख सकते थे। यह मुद्दा यहां पे राजनीतिक क्षेत्र से आपको जुड़ता हुआ दिखाई देता है। तो पहला है सेशन आसान था आई थिंक कहें तो आपका पहला सेशन में एक अगर टॉपिक चूज करने तो यहां पर आपके पास दो टॉपिक थे जिस पे लिखा जा सकता है। कई बार होता है हर सेशन में यहां पर एक टॉपिक भी चूज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहां पर अगर मैं कहूंगा कि आपका पहला सेक्शन ए इजी था, दो टॉपिक ऐसे थे जिस पे आप आसानी से लिख सकते थे। पहला यहां पर भी लिखा जा सकता था, लेकिन अगर आपने उसकी तैयारी की हुई है, बुक इत्यादि उसकी चीजों के बारे में पढ़ा है, लेकिन दूसरा तीसरा क्योंकि अभी काफी इशू रहता है इसको लेकर के आप पढ़ते रहते हैं तो वो आसान था। इसके बाद आते हैं खंड बी में। खंड बी में देखा जाए तो यहां पे पहला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए सबसे आसान पोर्शन में यहां पे कहूंगा। इजी इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान और भारत का मुद्दा पूछा गया। हाल ही में देखा जाए तो भारत ने चंद्रयान यहां पे लॉन्च किया, उसकी सफलता हुई। सोलर मिशन भारत ने लॉन्च किया, उसकी सफलता हुई। भारत की पीएसएलवी रॉकेट्स को लेकर देखा जाए, उससे पहले भी भारत के जो अभियान यहां पर हुए हैं और आने वाले भविष्य में देखा जाए जैसे गगनयान है, निसार जैसे अभियान आपको देखा जाए, आपको उसको लेकर के तो भारत देखा जाए अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक वैश्विक महाशक्ति के तौर पर यहां पर उसकी भूमिका कैसे है, किस तरीके से इसके कहानी को आपको स्टार्टिंग से लेकर वर्तमान समय तक के पूरे घटनाक्रम पूरे इतिहास को आप यहां पर लिख सकते थे। और इसके माध्यम से भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक प्रभाव कितना बड़ा है इसके बारे में भी लिख सकते थे। भारत की अंतरिक्ष यात्रा पूरी लिख सकते थे, इसके रॉकेट्स के बारे में लिख सकते थे, उपग्रह कौन कौन से क्षेत्रों में लॉन्च किए गए हैं, ठीक है, जैसे कि आपको अलग अलग क्षेत्रों में हो गए, रिमोट सेंसिंग उपग्रह हो गए, भूस्थितिक हो गए, आपदा प्रबंधन क्षेत्र में इसका योगदान हो गया, कृषि के क्षेत्र में हो गया, सुरक्षा के क्षेत्र में हो गया, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में यहां पर आपको अंतरिक्ष विज्ञान की क्या क्या भूमिका है वो भी इसमें आप लिख सकते थे। तो एक अच्छा टॉपिक है जिसे आसानी से यहां पे लिख सकते थे, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रख सकते थे और काफी अट्रैक्टिव इसे बनाया जा सकता था और अच्छा नंबर लाया जा सकता था। इसके बाद कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं देखा जाए तो आपका आर्थिक क्षेत्र से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इकोनॉमिकल पर्पस इसे लिखना था, ठीक है। तो यहां पर एग्रीकल्चर को लेकर के आपको किस तरीके की क्वेश्चन है और इसके साथ साथ देखा जाए तो भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग को लेकर है, तो कृषि उद्योग व्यापार अर्थव्यवस्था से लेकर के यहां पे लास्ट के दो टॉपिक आपसे पूछे गए थे। तो यहां पर एग्रीकल्चर क्षेत्र में संभावनाओं को लेकर देखा जाए तो एग्रीकल्चर सबसे पहले तो सेक्टर और इसको किस तरीके से यहां पर एक बड़ा सेक्टर भारत का बनाया जा सकता है उसको लेकर के, और भारत में कृषि की स्थिति, किसानों की स्थिति, भारत सरकार के द्वारा जो किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य, उपज को कैसे बढ़ाए जाने के लक्ष्य, हरित क्रांति इत्यादि का उपयोग, इसके अलावा हम देखा जीएम फसलें, क्रॉप फसलों को लेकर के, ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसे आप इसमें इंटरलिंक कर सकते हैं। इसके लिए हम व्यापारिक दृष्टिकोण से इसे कैसे यहाँ पे फायदेमंद बढ़ाया सकता है, भारत सरकार के द्वारा चलाई गई कौन कौन सी योजनाएं हैं जो कृषि के क्षेत्र के विकास को लेकर यहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही है, और निर्यात प्रोत्साहन इसमें कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये सारे जो पोर्शन थे वो आपको कृषि क्षेत्र में नई संभावनाओं को इससे जोड़ सकते थे। दूसरा यहाँ पर भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग को लेकर के देखो, कुटीर उद्योग एमएसएमई सेक्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट इसके लिए हो जाता है, और भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के दौर में कॉटेज इंडस्ट्री भारत का कैसे फायदेमंद है, इसी चीज को लेकर अगर देखा जाए तो G20 के दौरान भी भारत सरकार के द्वारा कई सारे जो उपहार यहां पर दिए गए विदेशियों को, उसको भी आप इसमें जोड़ सकते थे। वहां पर भी काफी सारे ऐसे उपहार जो कुटीर उद्योग एमएसएमई सेक्टर से यहां पर जुड़े हुए थे और भारत सरकार के द्वारा यहां पर अलग अलग यहां पे अतिथियों को यहां पर प्रदान किए गए थे। और उसके बाद कुटीर उद्योग की भारत की संरचना, इतिहास, कहानी, विकास, भारत सरकार की योजनागत चीजें, वो सब प्रोस्पेक्टिव यहां पर, और निर्यात की प्रक्रियागत चीजों, उसकी बढ़ती हुई डिमांड और आंकड़े और डेटा इत्यादि यहां पर इसके माध्यम से इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है देखिए लास्ट का सेक्शन सी को लेकर अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे तीन टॉपिक आए। पहला, श्रीलंका में आए आर्थिक संकट का पूरे विश्व प्रभाव, एक देख सकते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस की एक समस्या आपको पिछले साल यहां पर श्रीलंका में देखने को मिली थी और काफी बड़ी क्राइसिस आपको देखने को मिली थी, जो कि प्रभाव यहां पर अभी तक देखने को भारत सरकार के बेल आउट पैकेज के बाद एक तरीके से श्रीलंका यहां पर जो क्राइसिस हुई थोड़ी सी कम जरूर हुई है, लेकिन यहां पर एक बड़ी इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्टिव यहां पर डेवलप हुई थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के तौर पर यह पूछा गया एक टॉपिक है। चाइना के इसमें डिप्ट जो पॉलिसी थी उसको यहां पर, भारत की यहां पर रणनीति कूटनीतिक यहां पर समस्याएं हैं, श्रीलंका के यहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस से किस तरीके का प्रभाव पड़े, क्या क्या उसके कारण इत्यादि रहे, उसका भारत पर किस तरह प्रभाव पड़ सकता है, चाइना की पॉलिसीज में क्या थी, वो सारी मेकिंग आप इंटरलिंकिंग करके इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा पिघलते ग्लेशियरों का मनुष्य जाति पर प्रभाव, जो कि प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सूखा इत्यादि से रिलेटेड है। तो ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट, ग्लेशियरों के पिघलना, मानव जाति पर प्रभाव, समुद्र तल का बढ़ना, बाढ़ सूखा की स्थितियां, मौसम परिवर्तन, और इससे अन्य तरह की चीजों को आप इंटरलिंक करके यहां पे पिघलते ग्लेशियरों के बारे में लिख सकते हैं। लास्ट में यहां पे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जो कि यहां पर देखा जाए तो सरकार की योजनाओं को लेकर के आपको इसमें पूछा गया है।
तो यहां पर अगर हम देखें सबसे ज्यादा योजनागत चीजें हैं, सरकार क्यों लाई, किस संदर्भ से लाई, क्या क्या चीजें हैं, उद्देश्य, पॉलिसीज मेकिंग और फायदे नुकसान, प्रोस्पेक्टिव, ये सब इसमें लिखा जा सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए निबंध का जो पेपर है मैं कहूंगा आपके लिए आसान था लिखने को लेकर। हर एक सेक्शन में कहीं एक या दो टॉपिक ऐसे आपको मिल रहे हैं जिस पर आप अच्छा लिख सकते हैं। अगर मैं कहूं यहां पे 3 सबसे बेस्ट हर एक सेक्शन के एक टॉपिक को लेकर, तो सेक्शन ए में आई थिंक भारत के लिए G20 के नेतृत्व के नेतार सबसे अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। दूसरा अगर हम देखें तो अंतरिक्ष विज्ञान और भारत सेक्शन 2 में आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और तीसरे में अगर हम देखें तो यहां पर पिघलते ग्लेशियरों का एक टॉपिक है जो आप काफी अच्छे से यहां पर लिख सकते हैं। हर सेक्शन में यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको काफी अच्छे से विद डायग्राम इफेक्ट और कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के थ्रू यहां पर काफी सारा डेटा आपके पास होता और आप इसे अच्छा लिख सकते हैं। ओवरऑल यहां पर निबंध का पेपर अच्छा रहा है और आप इस पे अच्छा स्कोर लेकर आ सकते थे। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और भी जो भी सामान्य अध्ययन के पेपर शुरू होंगे, सामान्य अध्ययन 1 से लेकर 6 तक के यहां पर एनालिसिस लेकर आए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।